वेलकम टू द क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे और लास्ट क्लास में कुछ चीज़ बताए थे, वो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पावर होता है F डॉट वी, किसी फोर्स के द्वारा डिलीवर किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है F डॉट वी। F क्या है? वो फोर्स जिसका हम पावर निकाल रहे हैं, जिसका पावर डिलीवर निकाल रहे हैं। और V क्या है? V है वेलोसिटी ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये होता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम इसको अलग से एक टॉपिक डील करेंगे पावर के से रिलेटेड, बट ये हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में। सेकंड कौन सा देखे थे फॉर्मूला? हम लोग देखे थे dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। क्या देखे थे? dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr में, किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr में जब डिस्प्लेसमेंट dr होता है, उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे अगर उस इंस्टेंट पे फोर्स F थी, उस इंस्टेंट पे फोर्स F थी, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है बाय दिस फोर्स, ये होता है F डॉट डी आर। यहाँ डी आर क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। ये क्या है? स्मॉल वर्क डन बाय, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स F when its point of application moves by dr। ठीक, ये होता है वर्क का डिफिनेशन। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि dw इज इक्वल टू डी के, मतलब क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, जब भी कोई वर्क होता है तो वो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स प्लस वर्क डन बाय थर्ड फोर्स प्लस वर्क डन बाय फोर्थ फोर्स। जितने फोर्सेस हैं सबके वर्क डन का सम ले लो, दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, इसको तुम डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू लिख दो, डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब समझो, ये जो तुमको स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है, न्यूटन लॉ से ज्यादा यूज है इसका। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हमको इसको बोलना चाहिए वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम हम इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी का मतलब बाय डिफॉल्ट काइनेटिक एनर्जी है। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसकी पहुंच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है। इसकी पहुंच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा है। ये बड़े काम का चीज होता है। हम हर क्वेश्चन में अभी ये करने वाले चैप्टर में सबसे बड़ा हार्ट एंड सोल ऑफ द चैप्टर यही है। तो हम क्या करेंगे समझो, हम जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमको इस इक्वेशन में दो चीजें हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बहुत आसान है, राइट हैंड साइड बहुत आसान है। इसको सिर्फ लिखना है हाफ एम वी स्क्वायर और इसको सिर्फ लिखना है हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड है ये, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाफ एम वी स्क्वायर ये, हाफ एम यू स्क्वायर ये। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड यहां पे हमको लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगा हाफ एम यू स्क्वायर। वेरी इजी। राइट हैंड साइड को लिखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बचा लेफ्ट हैंड साइड, अब अगर हम इसके सारे वर्क को सही सही डाल दें, अगर हम वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन,
वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सबको अगर हम एक एक करके डाल दें तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमको क्वेश्चन मिले तो हम इस वर्क को लिखने में टाइम ना लगाएं, हम इस वर्क को लिखने में टाइम लगाए, हमको कंक्लूजन्स हैं मेरे पास, हम डायरेक्ट इसमें डाल दें और आंसर आ जाए एक स्टेप में। तो हम अब जो करने जा रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम इन वर्क डन को लिखना आसान बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग द वर्क डन। हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड को लिखने का हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट some ready-made conclusions so that we can write work done easily and fast। अभी जो हमारा मेन पर्पस है, हम करेंगे तो सारा क्वेश्चन इसी थ्योरम से, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम यहां पर, और ये हमेशा वैलिड होता है, ये थ्योरम हमेशा वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड होता है, बताऊंगा कैसे वैलिड होता है। इवन स्यूडो फोर्स में वैलिड होता है, और स्यूडो फोर्स का हम वर्क डन लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो है बनने वाला है क्या, ये जो है तुम्हारा बनने वाला है हार्ट एंड सोल। तो हम वर्क डन को लिखने का तरीका निकाल रहे हैं। तो अभी हमारा पर्पस क्या है, हाउ टू फाइंड वर्क डन, डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स में वर्क डन कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। हमने इस प्रोसेस की शुरुआत की थी लास्ट क्लास में कि वर्क डन के केसेस में हम कहां जल्दी जल्दी कंक्लूड करना चाह रहे थे। तो हमने इस वर्क डन को लिखने का पहला केस लिया था जिसमें DR 0 हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव ही ना करे, पूरी बॉडी मूव कर जाए बट जिस पॉइंट पे फोर्स लगा था वो मूव ना करे, पूरी बॉडी मूव कर जाए बट जिस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा था वो मूव ना करे, तो वर्क डन 0 होता है। दूसरा हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट तो है बट वो फोर्स के परपेंडिकुलर है, उस केस में भी 0 था। हम इसको हम जो है लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिस बनने वाला है, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे। आज हम लोग इसके पावर को देखना शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या कहा था, हमने कहा था डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन हमने लेना शुरू किया था, डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन। हमने पहला केस लिया था DR is 0 या U का है वेलोसिटी is 0। इसका मतलब क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिमेन्स एट रेस्ट। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो जो होता है dW is equal to F dot dr, यानी F dr cos थीटा। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो काहे का वर्क डन, या तुम कह सकते हो पावर होता था F डॉट वी, और चूंकि वेलोसिटी ही 0 है तो एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 0 आएगा। हमने यहाँ कुछ केसेस देखे थे, इस एक रॉड लिया, ऐसे छोड़ दिया, ये ऐसे घुमा, हिंज फोर्स ने वर्क नहीं किया। हमने एक रॉड को रखा और रफ सरफेस था, ये इसको फिसलने नहीं दिया, ये गिर गया। इस पूरे प्रोसेस में इस एंड पे जो नॉर्मल लग रहा था और जो फ्रिक्शन लग रहा था वो वर्क नहीं कर पाया, हमने ये देखा था। तो पहला केस हमारा ये था कि जब DR ही 0 है। दूसरा हमने केस लिया था कि DR इज नॉट 0, डिस्प्लेसमेंट है, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो 0 पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, चल रहा है, लेकिन वो फोर्स के परपेंडिकुलर चल रहा है। DR नॉट 0 बट DR इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, DR इज नॉट 0, वेलोसिटी इज नॉट 0, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे नहीं है, बट DR और वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। चल तो रहा है, समझो, फोर्स ऐसे है
तो वेलोसिटी ऐसे है, यानी कि एफ डॉट वी जीरो है। ये नॉन जीरो है, समझो, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। इस बार थीटा 90 डिग्री हो गया, इस बार थीटा 90 डिग्री हो गया, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। फिर ये घूम के यहां पहुंचा, फिर ये मान लो कि घूम के यहां पहुंचा, तो फोर्स ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वेलोसिटी नहीं बदल ली, बट फोर्स और वेलोसिटी फिर से आपस में परपेंडिकुलर ही थे। यानी अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से 90 डिग्री बना के घूमते रहे या चलते रहे, दुनिया में कहीं भी चले, ये दुनिया में कहीं भी जाएगा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर आपस में 90 डिग्री है, तो वो फोर्स वर्क नहीं कर पाता है। हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया था। कौन सा लिया था? हमने कहा था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था और हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, समझना इसको। कोई डाउट यहां तक में? हम इसी केस में भी और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, तब हम थर्ड केस पे जाएंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेते जाएंगे और केस बढ़ाते जाएंगे। हाँ, वर्क डन किसी टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है। तो पावर को अपन एफ डॉट पी से तो अपन इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। हाँ, पावर जो है किसी इंस्टेंट पे डिफाइंड है, पावर किसी इंस्टेंट पे डिफाइंड है, सेम इंस्टेंट पे, बट वर्क के लिए हमेशा एक इंटरवल चाहिए। पावर जो है वो एफ डॉट वी, हम कह सकते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ दिस मशीन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पावर के लिए डिफाइंड है। पावर इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज भी होता है, बट वर्क के लिए हमको बताना पड़ेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस मशीन फ्रॉम टी इक्वल टू 3 टू टी इक्वल टू 3.1 सेकेंड। ये नहीं बोल सकते हैं फाइंड द वर्क डन बाय दिस मशीन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, क्योंकि एफ डॉट डी आर, देखो जब तुम लिखते हो एफ डॉट डी आर, तो ये डी आर तो चाहिए ना, दिस इज नॉट जीरो, कुछ तो चाहिए, कोई तो इंटरवल लोगे। लेकिन जब लिखते हो एफ डॉट वी, ये तो इंस्टेंटेनियस है। सो पावर जो होता है ना और वर्क जो होता है, पावर इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, डिफाइंड एट एन इंस्टेंट। सो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय मशीन और बाय पर्सन और बाय सिस्टम एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। बट इसमें हम एट पर्टिकुलर मोमेंट वर्क डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि डीआर को होने के लिए कुछ तो टाइम दोगे, कुछ तो समय दोगे, कुछ तो ये दोगे, तो ये हमेशा डिफाइंड एट एन इंस्टेंट एंड दिस इज डिफाइंड फॉर इंटरवल ओनली, डिफाइंड ओनली फॉर सम इंटरवल। क्योंकि अगर तुम सेम टाइम ले लोगे, अगर तुम स्टार्टिंग और फाइनल टाइम को कोइंसाइड कर दोगे, तो टाइम इंटरवल जीरो हो जाएगा, तो डीआर भी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन आएगा ही नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन कैसा? बट वेलोसिटी अगर है किसी इंस्टेंट पे, जैसे होता है ना, करंट डिफाइंड है, करंट डिफाइंड है एक पर्टिकुलर टाइम पे, बट चार्ज फ्लो करने के लिए कुछ तो टाइम दोगे, बिना टाइम के चार्ज फ्लो नहीं करेगा। करंट कितना भी क्यों ना हो, जब तक उसको एक टाइम गैप नहीं दोगे, उस टाइम गैप में ही वो चार्ज को फ्लो कराएगा। तो चार्ज जो डिफाइन होता है, चार्ज फ्लो, वो एक टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है, लेकिन जो करंट होता है वो इंस्टेंटेनियस भी डिफाइंड होता है। देखो मेरे पास एक पेंडुलम बॉब है, मेरे पास एक, तो हम वो सेकेंड केस में है जहां की डी आर इज नॉट जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, but dr is perpendicular to force, velocity is perpendicular to force, therefore dw is f dr cos 90 degree and that is equal to 0, या power is equal to f v cos 90 degree and that is equal to 0। तो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम बॉब को इसमें से बांध देते हैं और इसको घुमा देते हैं। ये एक पेंडुलम बॉब है, समझो, इसका मास है m, और हम इसको घुमा देते हैं। ये यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है,
फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ये इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ये क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या है? मोशन ऑफ ए पेंडुलम बॉब इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2 पे जाए, या पॉइंट 1 से ये 3 पे जाए, या पॉइंट 3 से ये पॉइंट 4 पे जाए, या पॉइंट 4 से ये 1 से 5 पे जाए, या 5 से 6 पे जाए, इसमें ये किसी पॉइंट से किसी पॉइंट चले जाए, इसमें ये किसी पॉइंट से किसी पॉइंट चले जाए, टेंशन वेरी कर रहा है। समझो, हर जगह टेंशन वेरी कर रहा है, हर जगह इसका स्पीड भी वेरी करेगा। यहाँ जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ नहीं होगा, स्पीड घट जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगा, नीचे जाएगा स्पीड बढ़ेगा। बट किसी भी इंस्टेंट पे टेंशन इधर है, किसी भी इंस्टेंट पे टेंशन रेडियली इन है। टेंशन हमेशा थ्रेड के अलॉन्ग होगा, और वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इधर होगा। टेंशन वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय टेंशन कहीं से कहीं जाओ जीरो आएगा। 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 1 से 4 जाओ, 2 से 5 जाओ, या 2 से 6 जाओ, इस सर्किल में किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर चले जाओ, वर्क डन बाय टेंशन जीरो आएगा। क्योंकि किसी स्मॉल dt में इसका डिस्प्लेसमेंट dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr किधर होता है? टेंजेंशियल होता है। तो f डॉट dr, टेंशन डॉट dr 90 डिग्री है। dr 90 नहीं है, dr जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रेस्ट पे नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए dw जीरो, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, या पावर डिलीवर्ड टेंशन इज जीरो। कोई डाउट? तो जब हम पेंडुलम का केस लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वर्क डन बाय टेंशन को जीरो डाल देंगे सीधे। ठीक, यहां वर्क डन बाय टेंशन जीरो है। ठीक है। दूसरा, ये एक फिक्स्ड हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है। ये एक फिक्स्ड हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है। इसके अंदर एक ब्लॉक को या एक पार्टिकल को तुम यहां से थ्रो करते हो, इतना स्पीड देते हो इसको, तुम यहां इसको इतना स्पीड देते हो, ये पूरी सर्किल में घूम जाता है। ये पूरी सर्किल में घूम जाता है, यहां से चलता है ऐसे होते हुए, ये इस पाथ पे ऐसे करके ये पूरी सर्किल में घूम जाता है। ठीक है। तुम इसको इतनी स्पीड देते हो कि ये पूरी सर्किल में घूम जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं से कहीं चले जाओ, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये यहां पर है, जब ये यहां पर है तो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे करके, ये इसके इनर फेस पे चल रहा है, इस पे नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मींस सेंटर से पास करता हुआ। ठीक है, नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, इसमें वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी अलोंग द ट्रेजेक्टरी होता है, वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल, वेलोसिटी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल, नॉर्मल होगा इधर, दोनों बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो आएगा। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। एन वेक्टर भी वेरी कर रहा है, वी भी वेरी कर रहा है, बट एक चीज दोनों के बीच में रिलेटिव कॉमन है। रिलेटिव कॉमन क्या है दोनों के बीच में? कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो आएगा। ये एक हेमीस्फेयर है समझो। तो यहां क्या हो रहा था? देखो यहां पे क्या हो रहा था, ये एक सिलिंड्रिकल पाथ है और इसके अंदर एक पार्टिकल ऐसे करके चल रहा था। ठीक है ना? तो इस केस में वर्क डन क्या था? जीरो था। इस केस में वर्क डन जो था जीरो। अब क्या ले रहे हैं? इस सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर ये पार्टिकल जो है
ऐसे करके चल रहा है, तब भी वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। देखो यहां पे तुमने एक पार्टिकल को छोड़ दिया, ये एक फिक्स्ड स्फेरिकल या फिर सर्कुलर या जो भी कह लो, फिक्स्ड हॉलोस्फेयर, फिक्स्ड हेमीस्फेयर है, और ये यहां से चलना शुरू करता है, स्लिप करना, और यहां तक पहुंच जाता है। ये यहां से चलना शुरू करता है, स्लिप करके यहां तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस में इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा था, कौन कौन सा, mg और नॉर्मल। अगर ये फ्रिक्शन लेस है, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो दो फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल और mg। नॉर्मल की बात हम कर रहे हैं, mg की बात नेक्स्ट इसमें करेंगे केस में। तो इस पूरे प्रोसेस में देखो, जब ये यहां पर है, जब ये इस पॉइंट पर है, तो इसमें नॉर्मल लग रहा होगा परपेंडिकुलरली, मींस रेडियली आउट, नॉर्मल लग रहा होगा रेडियली आउट, और इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द ट्रेजेक्ट्री, अलोंग द ट्रेजेक्ट्री मींस सर्किल के टेंजेंट के अलोंग। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा, 0 आएगा। कोई डाउट? अब देखो ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये कोई एक आर्बिट्रेरी सा सरफेस है। ये तीन चीजें हैं, एक ग्राउंड है, एक इंक्लाइन प्लेन है, और एक कोई ऐसे ऐसे करके कोई आर्बिट्रेरी शेप का एक ग्राउंड है। एक ब्लॉक यहां से चल के यहां तक पहुंचता है, एक ब्लॉक यहां से चल के यहां तक पहुंचता है, ठीक है। दूसरा ब्लॉक यहां से चल के यहां तक पहुंचता है, और तीसरा ब्लॉक, इसको यहां छोड़ दोगे, ये ऐसे इस पे स्लिप करते हुए, फिसलते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए ये पहुंचेगा यहां तक, ठीक है। हम कह रहे हैं तीनों केस में वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आएगा। हम कह रहे हैं तीनों केस में वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक 0 आएगा। क्यों आएगा बताओ? जब ये यहां पर था, इस पे नॉर्मल था ऊपर, इस पे नॉर्मल था ऊपर, था ना जी, और इसकी वेलोसिटी थी या डिस्प्लेसमेंट थी इधर, था ना। इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लग रहा था ऊपर, नॉर्मल लग रहा था ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का जहां पे नॉर्मल लग रहा है वो क्या है, इधर। तो नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर, हमेशा नॉर्मल हमेशा ऊपर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर 90 डिग्री पे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा इस केस में, 0 आएगा। इनफैक्ट यहां वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 आएगा। इस केस में, पहले वाले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी भी 0 आएगा। क्यों? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे और पॉइंट मूव कर रहा है राइट, तो वर्क डन बाय नॉर्मल यहां 0 होगा, ठीक है ना। यहां बताओ, इस पूरे प्रोसेस में नॉर्मल था इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी होता है अलोंग द सरफेस, वेलोसिटी होता है अलोंग द सरफेस। ये नॉर्मल है और ये क्या है, डी आर है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर इधर, नॉर्मल इधर, वर्क डन बाय नॉर्मल 0। यहां बताओ, जब ये इस पॉइंट पर है, जब ये इस पॉइंट पर है तो नॉर्मल है इधर n1, और वेलोसिटी है इधर टेंजेंशियल v1, बट एंगल होगा 90 डिग्री। तो किसी भी कर्व पाथ पे जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसके जब लोगे परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द ट्रेजेक्ट्री होता है। यहां जब पहुंचोगे तो नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगा।
बट वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा इस तरह से कि ये दोनों फिर से होंगे परपेंडिकुलर। तो हर पॉइंट पे भले इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट रिलेटिव एंगल दोनों के बीच में 90 ही रहेगा। इसीलिए वॉट में नॉर्मल कितना आएगा 0। यानी बिना नॉर्मल जाने ये क्वेश्चन बन जाएगा, बिना नॉर्मल जाने ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा, जो कि न्यूटन लॉ में नहीं बनता है। न्यूटन लॉ में बिना हर फोर्स जानना पड़ता है, यहाँ बहुत सारा फोर्स का काम ही नहीं पड़ता। कोई डाउट? कोई डाउट? नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड केस, और थर्ड केस बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड केस, अभी तक तुमने वर्क डन सबका 0 लिया था, अब नॉन जीरो पे आ रहे हैं। अगर कभी ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, अगर कोई ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो जो पूरी शुरू से लेकर अंत तक वो फोर्स अपने मैग्नीट्यूड को भी नहीं बदला और डायरेक्शन को भी नहीं बदला, अगर कोई फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? ठीक है, सो वी आर कमिंग टू केस 3। केस 3, देखो केस 3 की बात करें तो केस 3 में हम लोग ले रहे हैं एक ऐसा फोर्स, इफ केस 3, इफ फोर्स इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, वेक्टर कांस्टेंट, स्केलर नहीं, हम मैग्नीट्यूड बात नहीं कर रहे। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स की ना मैग्नीट्यूड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रहा है, अगर नीचे है तो हमेशा नीचे है, राइट है तो हमेशा राइट है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, उस केस में अगर तुम वर्क डन निकालना चाहते हो तो तुम लिखोगे dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ये तो हमेशा वैलिड है। तुमको टोटल वर्क डन निकालना है, क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो जोड़ दोगे सब सारे वर्क को, स्मॉल स्मॉल dr में पाथ को डिवाइड कर दोगे, जितना वर्क डन सब में हो रहा है सबको जोड़ दोगे तो तुमको वर्क डन आ जाएगा। ये हो गया डेल्टा w या w। अब देखो, बिकॉज ये f कांस्टेंट है, और तुम जानते हो जब भी कोई चीज कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है। जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन होता है कांस्टेंट किया हुआ, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट होता है। इसीलिए यहां पर हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो ये f बाहर आ जाएगा। अगर ये मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होगा, आइदर इसका मैग्नीट्यूड या इसका डायरेक्शन अगर बदल रहा हो, तब ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां तुमने f वेक्टर को कांस्टेंट लिया है, इसको बाहर निकाल दो तो इंटीग्रेट सिर्फ किसको करोगे? dr को। और dr का इंटीग्रेशन मतलब क्या है? छोटे 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 जो पाथ के टुकड़े हैं उसका समेशन है, उनका वेक्टर सम है। समझो इस बात को। अगर हम यहां से किसी पार्टिकल को यहां से लेके यहां ले आ रहे हैं, कैसे? a से लेकर के b तक जा रहे हैं। हम किसी पार्टिकल को a से लेकर b तक ले आ रहे हैं, कैसे? ऐसे करके ले आ रहे हैं। हम एक पार्टिकल को a से लेकर b तक ऐसे ले गए, इस फील्ड के प्रेजेंस में, इस फोर्स के प्रेजेंस में। फोर्स कांस्टेंट, इस पूरे जर्नी में जो फोर्स है जो लग रहा है पार्टिकल पे वो कांस्टेंट, लेकिन इसका पाथ जो है वो ऐसा है, ये यहां से लेके यहां तक चला गया। तो हम अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक छोटा टुकड़ा यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे। हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलेंगे? dr वेक्टर। क्या बोलेंगे? dr वेक्टर। तो ऐसे ऐसे dr में इसको तोड़ देंगे। तुमको लग रहा होगा ये तो सर बड़ा ले रहे हैं क्योंकि ये एक पॉलीगन जैसा हो रहा है। जब हम इसका नंबर ऑफ सेक्शंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे, जब नंबर ऑफ टुकड़े इनफाइनाइट हो जाएंगे और dr की लेंथ 0 हो जाएगी, तो लगभग कर्व बन जाएगा। हम पॉलीगन लॉ में जानते हैं, हम अगर a से b जाएं, b से c जाएं, c से d जाएं, d से e जाएं, करते करते y से z जाएं, तो एक्चुअली में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है a से z तक।
हम यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो इन दोनों का वेक्टर सम, इस dr और इस dr का वेक्टर सम यहां से यहां होगा, इसका 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 यहां से यहां होगा, इसका 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 यहां से यहां होगा, सारे का सम करोगे तो क्या होगा बताओ, ए बी होगा। ये जो है तुमको ए बी, ये क्या बताएगा, इंटीग्रल ऑफ dr, summation of all the small displacement is a line joining starting point to end point। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स डॉट ए बी। ए बी क्या है बताओ, ए बी है डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सिंपली क्या करो, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जो तुम 8, 9, 10 में पढ़ते आए हो, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये तभी वैलिड है जब फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। अगर एक भी बदल रहा है तो ये वैलिड नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होकर भी फोर्स वर्क डन नॉन जीरो हो सकता है दूसरे केसेस में। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे रास्ते को एक सिंपल रास्ते में कन्वर्ट कर दें। किस सिंपल में बताओ, हम इस पूरे रास्ते को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि तुम क्या करो, कोई भी कर्ड पाथ है उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्या करो, उस कर्ड पाथ में उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इस रास्ते को भूल जाओ, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो फोर्स वेक्टर के साथ, जो कांस्टेंट फोर्स वेक्टर है उसके साथ लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन का डॉट प्रोडक्ट ले लो, फोर्स आ जाएगा, वर्क डन चलाएगा। पहली बात तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, ये जो वर्क डन आएगा ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन ए बी, line joining A to B, and not how we travel, not the path from A to B। मतलब अगर ये पाथ ऐसा ना होता, ये पाथ वन है, अगर ये एक पाथ होता ऐसे करके, उन्हीं दो पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, लेकिन रास्ता बदल दिए। तीसरा रास्ता इस तरह से होता, ऐसे करके, तीनों में वर्क डन सेम आएगा, क्योंकि dr का इंटीग्रल इस पाथ पे भी dr का जब सम करोगे, इस पाथ पे भी जब तुम dr का सम करोगे वो ab ही आएगा, और इस पाथ पे जब तुम dr का सम करोगे ab ही आएगा। यानी कि तुम A से B तक किस रास्ते से गए ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि कहां से चले हो, कहां तक पहुंचे हो। तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डू नॉट व्हाट ऑन AB डिपेंड्स ऑन AB एंड नॉट द एक्चुअल पाथ, नॉट द एक्चुअल पाथ फ्रॉम A to B। तीसरा ऐसा कोई फोर्स अगर है कांस्टेंट, अगर तुम उसमें जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच जाओ तो टोटल वर्क डन जीरो होगा। क्यों? अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कोइंसाइड कर गया, देखो तुम यहां चले ए से पहुंचे बी पर, अगर तुम चलते ए से और पहुंचते ए पर ही, तो यहां क्या लिखते, ए वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन जीरो आता। तो अगर तुम in such cases work done in a closed cyclic path is always zero। तुम जहां से चले वहीं पहुंच गए, अगर तुम जहां से चले, अगर तुम घूम फिर के वहीं पहुंच गए, समझो तुम यहां से चले और ये रास्ता पकड़े,
चलते चलते तुम यहीं पहुंच गए, तुम्हारा वर्क डन 0 आएगा। ए से चले और ए पे पहुंच गए, क्लोज साइक्लिक पाथ पे हमेशा तुम्हारा वर्क डन 0 आएगा। हम देखेंगे, हम ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सारी प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्सेस की, हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स बहुत बड़ा चीज है, लेकिन हम ये बता देते हैं एनी कांस्टेंट फोर्स वुड बी ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, लेकिन कोई भी फोर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट हो, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। एवरी कांस्टेंट फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है मोर सच काइंड ऑफ फोर्सेस। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, बट कांस्टेंट फोर्स तो कंजर्वेटिव होता ही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में, जब कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे तब। तो ये होता है वर्क डन एफ डॉट ए बी। तो क्या करो, सिर्फ स्टार्टिंग और जहां से चले और जहां पहुंचे उस वेक्टर को ले लो, पाथ को भूल जाओ, डॉट प्रोडक्ट ले लो, बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब वर्क डन 0, या हम जो कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो तभी वैलिड होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये तभी वैलिड होता है जब वो कांस्टेंट फोर्स हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक, वो तो केस 4, 5 में तुम समझ जाओगे, अभी के लिए इतना समझ लो। तो पहली बात यहां पे तुम एक दो चीज समझ लो। पहली बात, मैं अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछूं, क्या पूछूं कि फोर्स दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। ठीक है, और मैं तुमसे पूछूं कि स्टार्टिंग में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज 2, 4, 6, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सपोज 5, मान लो कि 8। पूछा है फाइंड द वर्क डन, तो क्या करोगे? लिखोगे वर्क लिखोगे, सिंपली लिख दोगे, इसमें इंटीग्रेट नहीं करना है, वो तुम इंटीग्रेट करके निकाल चुके हो। डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा सिंपली, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट ए बी। एफ का मतलब हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट ए बी वेक्टर का मतलब है b का x कोऑर्डिनेट माइनस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो क्या हो जाएगा बताओ? 5 माइनस 2 3i कैप, 5 माइनस 4 j कैप, 8 माइनस 6 प्लस 2k कैप। और तुम जानते हो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। तो कितना है बताओ? 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। तो तुम निकाल सकते हो 9 प्लस 4 13 प्लस 10 23 जूल। ठीक, क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था, तो हमको कोई मतलब नहीं है तुम किस रास्ते से गए हो, हमको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है, बीच का हमको डिटेल नहीं चाहिए, दूसरी बात, इस एफ डॉट ए बी का मतलब क्या है वो समझो। इस एफ डॉट ए बी का मतलब क्या है वो समझो। मान लो एक फोर्स था इस तरह से, किस तरह से? मान लो एक फोर्स इस तरह से था, ये एक यूनिफॉर्म फोर्स है। क्या है? ये जो है एक यूनिफॉर्म फोर्स है। दिस एफ इज कांस्टेंट, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है हर जगह। और तुम क्या कर रहे हो, इसमें एक पार्टिकल को मूव करा रहे हो। कैसे? तुम यहां से स्टार्ट किए, पार्टिकल को ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, फिर ऐसे लाए और फिर ऐसे लाके यहां तुमने इसको खत्म कर दिया। ये तुम्हारा पाथ है। ये पार्टिकल इस रास्ते पे, इस ट्रेजेक्टरी पे चल के यहां से यहां पहुंच गया। कहां से? ए से चला और बी पे पहुंच गया।
ठीक, ये ए से चला और चल के बी तक पहुंच गया। तुमको वर्क डन निकालना है। सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन बना लो। सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि तुमको ए से लेकर के और बी तक इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो। कर दिया? ये जो तुम्हारा ए से लेकर के और बी तक का स्ट्रेट लाइन है, इसमें तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब तुम इस रास्ते को भूल जाओ। अब तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा वर्क डन होना है, तुम्हारा वर्क डन होना है एफ डॉट ए बी। क्या होना है? एफ डॉट ए बी। ए से लेके बी तक को ज्वाइन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो, डिस्टेंस को भूल जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो। इसको लिख सकते हो, अगर ये एंगल मान लो थीटा है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या लिख दोगे? एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा? अब समझो ए बी कॉस थीटा क्या होता है। अगर तुम यहां से एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर यहां, और एक ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, इसका एक कंपोनेंट लो, किसका? ए बी का एक कंपोनेंट लो फोर्स के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट लो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक जो तुम कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लोगे इस डायरेक्शन में, वो कितना है बताओ? एफ साइन थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा। ये कितना है बताओ? ए बी साइन थीटा। और एक कितना होगा? ये कितना होगा कंपोनेंट? सो बताओ, ये होगा ए बी कॉस थीटा। तो ये जो ए बी कॉस थीटा तुमको दिख रहा है, ये क्या है? ये कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के परपेंडिकुलर है, उसका कोई रोल नहीं होता है। दिस इज यूजलेस, दिस कंपोनेंट हैव नो कंट्रीब्यूशन इन वर्क डन। इसके कारण वर्क डन जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, उसका कोई रोल नहीं होता वर्क डन में। वर्क डन में सिर्फ उसी का रोल होता है जो कंपोनेंट अलोंग द फोर्स होता है। अगर अलोंग द फोर्स है तो पॉजिटिव वर्क, ये उल्टा होता, ये उल्टा होता, ये कंपोनेंट इधर ना होकर ऊपर होता तो नेगेटिव वर्क। वो तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सो समझो, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू कंपोनेंट ऑफ, समझो, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, जो भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, इनटू कंपोनेंट ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक। एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेविटी। क्या सबसे कॉमन जो है एग्जाम्पल है mg। इसको ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, कैसे फेंको, इस पूरे, ये कहीं भी जाएगा धरती के पास, स्पेस में नहीं, मून के पास नहीं। हम ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़े, डे टू डे लाइफ में ये धरती के आसपास, इसकी हाइट बहुत, रेडियस ऑफ अर्थ से कवरेज बहुत कम है, इसके ऊपर हमेशा एक ही फोर्स लगता है। अगर इसकी मास m है तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? mg। फोर्स क्या लगेगा? mg। यहाँ भी mg, 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 कहीं लेके चले जाओ mg ही होगा, क्योंकि ग्रेविटी की मैग्नीट्यूड थोड़ी मोड़ी हाइट में बदलती नहीं है, और डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड है ही। तो धरती के आसपास जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, ग्राउंड के आसपास, इसको हम बोलते हैं, इसकी वेट एक कांस्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। कोई डाउट ना? यहाँ इसका डायरेक्शन डाउन है तो यहाँ भी डाउन ही होगा, यहाँ भी डाउन ही होगा, सब जगह डाउन है। यहाँ इस पे वेट mg है तो यहाँ भी mg ही होगा, यहाँ भी mg ही होगा, क्योंकि थोड़ी मोड़ी हाइट में 1 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो 1-2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर तो पता ही नहीं चलता है जी।
जी को अगर बदलना है थोड़ा सा भी, 1% भी अगर बदलना है जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स को अगर 1% भी बदलना है तो कम से कम 20-25 किलोमीटर का हाइट चाहिए, जो नहीं होता है। तो ग्रेविटी एक फोर्स है। तो देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। कोई डाउट यहाँ? As an example, we are taking work done by gravity. Work done by gravity near surface of Earth. Example: mg force near surface of Earth. Near, क्योंकि हम अभी ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बस वही कर रहे हैं जो हम करते आए हैं। mg वेट होता है, mg का फोर्स ले ले, देखो mg के फोर्स में क्या होता है, समझो इसको। हम एक पार्टिकल को यहां से, कहां से, यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, यहां से उठाए और स्ट्रेट पाथ पे लेके यहां तक चले आए, ए से उठाए और बी तक चले आए। ये हाइट है h, ये हाइट कितनी है h। इस पार्टिकल की मास थी m, इसीलिए इसके ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहा, कितना, mg। mg फोर्स था डाउनवर्ड, कोई डाउट नहीं, जो फोर्स था ग्रेविटी का वो था mg डाउनवर्ड, ठीक है। और इसकी हाइट ये a से लेके b तक चली गई। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस पाथ? इस प्रोसेस में a से b तक जाने में, a से लेकर के और b तक जाने में, a से लेके b तक जाने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा? तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? तुमको पता है, सिंपली तुमको क्या करना है, F डॉट ए बी। F का मतलब है mg मैग्नीट्यूड, AB का मतलब है h। व्हाट इज एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड mg वेक्टर? A से B वेक्टर, ये जो वेक्टर है, और mg वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सही है ना? तो कितना आ गया, प्लस mgh, प्लस mgh। प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको जिधर खींच रहा है ये उधर ही चल रहा है। जब भी किसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, जब भी किसी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब भी किसी फोर्स के उल्टा डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और जब भी किसी फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पे प्लस mgh होगा, ठीक है। अगर तुम इसको a से लेकर और b तक जाओ तो प्लस mgh होगा, ठीक है। कोई डाउट? ठीक। अब ये बताओ, मैं इसको a से लेकर c तक जा रहा हूं, जीरो। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पाथ, इसको नाम दे तो ए बी, इन पाथ ए सी में कितना वर्क डन होगा? सो बताओ, 0 क्यों होगा? ये मान लो L है, तो क्या लिखोगे, mg का मैग्नीट्यूड, mg का मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट है, L डिस्प्लेसमेंट, लाइन डिस्टेंस, वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, cos 90 डिग्री, 0 होगा। अब बताओ, मैं यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं, मैं B से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहा हूं, मैं B से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे रहा हूं। मैं C से किसी पार्टिकल को लेकर D तक जा रहा हूं, कहां तक? C से लेकर के D तक। इन दोनों बीच के का हाइट कितना है? L, h है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझ रहे हो ना। ऊपर वाला प्लेन जो है ग्राउंड के पैरेलल, और नीचे वाला प्लेन है ग्राउंड, और दोनों के बीच में हाइट की डिफरेंस जो है वो h है, दोनों बीच में हाइट की डिफरेंस h है। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी पार्टिकल को यहां से यहां ले जाऊं, या यहां से यहां ले जाऊं, या यहां से यहां ले जाऊं, या कहीं से कहीं ले जाऊं, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है।
इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैं किसी पार्टिकल को कहीं से कहीं ले जाऊं, ग्रेविटी कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां देखो, मैं सी से डी लेके जा रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। मैं जानना चाहता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर पाथ सी डी, जबकि ये एंगल, तो हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू mg का डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन तो अभी भी नीचे ही है, तो क्या लिख दोगे, mg इंटू, इसको मान लो थीटा है, mg इंटू सी डी, mg फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स कितना है, mg क्या बताया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा है, mg इंटू व्हाट इज सी डी कॉस थीटा, बताओ व्हाट इज सी डी कॉस थीटा। और हम इस ट्राइंगल को देखें, ये पॉइंट मान लो P है, और हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये पॉइंट CP जो है ये कितना है, ये क्या हो जाएगा, CD cos थीटा क्या हो जाएगा, CP। बताओ CD cos थीटा क्या हो जाएगा, CP। इस ट्राइंगल में CD cos थीटा हो जाएगा CP, और CP की वैल्यू कितनी है, H, तो हो गया mgh। सेम वर्क डन, जो वर्क डन यहां निकला था A से B में, वही C से D में निकल रहा है, जो A से B में निकला था वही C से D में क्यों निकल रहा है, क्योंकि जब तुम A से B तक गए थे, जब तुम A से B तक गए थे तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg कितनी थी, h। जब तुम A से B तक गए थे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg कितनी थी, h। जब तुम C से D तक गए हो तब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, भले तुमने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, भले तुमने AB के कंपेरिजन में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, लेकिन जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट mg के डायरेक्शन में है, एक mg के डायरेक्शन में और एक mg के परपेंडिकुलर है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो यूजलेस है। ये जो कंपोनेंट है mg के डायरेक्शन में अभी भी तुम्हारा h ही है। तो ये मैटर नहीं करता है कि तुम फोर्स के परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट दे रहे हो, मैटर ये करता है फोर्स के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट दे रहे हो, प्लस mg। अब ये बताओ, अगर हम C से D तक ऐसे ना जाके ऐसे जाते, तब वर्क डन कितना होता। अगर हम C से D तक स्ट्रेट ना जाके ऐसे, वही मिलता, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, mg वेक्टर कांस्टेंट है, mg डॉट dr, mg वेक्टर बाहर। जब तुम यहां वर्क डन लिखते अपने बेसिक मेथड से तो क्या लिखते, तुम लिखते डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ mg डॉट dr। mg वेक्टर कांस्टेंट है तो तुम क्या करते, इसको mg को बाहर निकाल देते, इंटीग्रेट क्या करते, dr वेक्टर, और dr वेक्टर का इंटीग्रल क्या होता, cd, और cd का डॉट प्रोडक्ट, इसको क्या लिखते तुम, mg इंटू cd, और mg और cd में थीटा है तो ये हो जाता mg cd cos थीटा, और cd cos थीटा होता है h, तो mg h ही आता। तो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है, अब समझो, अगर इन दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन की हाइट का डिफरेंस h है, और इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल का हाइट का डिफरेंस h है, ऊपर वाला h डिस्टेंस ऊपर है नीचे वाले प्लेन से, और दोनों प्लेन ग्राउंड के पैरेलल है। हम किसी भी पॉइंट ऊपर वाले प्लेन से, हम किसी भी पॉइंट ऊपर वाले प्लेन से कैसे भी नीचे वाले प्लेन तक पहुंच जाएं, ऊपर वाले प्लेन का कोई पॉइंट ले लो और नीचे वाले प्लेन का कोई पॉइंट ले लो, वहां से वहां पहुंच जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही होगा। यहां से चलो और यहां पहुंच जाओ, मेरे हैंड के इस एंड से स्टार्ट करके इस एंड तक पहुंच जाओ, कैसे भी, अगर वर्टिकल हाइट का डिफरेंस h है तो वर्क डन प्लस mgh होगा। नीचे जा रहे हो प्लस mgh, ऊपर जा रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, याद रहेगा। नीचे जाओगे प्लस mgh, तो याद रखना जब भी तुमको ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तुमको सिर्फ वर्टिकल हाइट देखना है, वर्टिकल
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखना है। क्या देखना है? तो तुम्हारा जो होगा वर्क डन जो होगा ना वो होगा mg y डेल्टा y, mg डेल्टा y क्या होगा? mg डेल्टा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? mg इंटू डेल्टा y। y इज द डिफरेंस इन द हाइट अबव द ग्राउंड, डेल्टा y इज द डिफरेंस इन द हाइट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से उनकी जो एक फिक्स्ड पॉइंट से उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो होगा। यहां से यहां तक गए हैं, यहां से यहां तक गए हैं, इस हैंड से इस हैंड या इस हैंड से इस हैंड तक गए हैं, तो इस हैंड का हाइट क्या था? वर्टिकल हाइट, और इसका वर्टिकल हाइट क्या? दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही मैटर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइट का डिफरेंस। दूसरी बात, जब तुम्हारा mg के कारण, mg लग रहा है नीचे, जब वो नीचे जाएगा तो व्हाट नंबर ग्रेविटी पॉजिटिव, व्हाट नंबर ग्रेविटी पॉजिटिव। जब नीचे जाएगा तो व्हाट नंबर ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। और जब ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे ऐड कर रहा है, ये जाएगा ऊपर, तो व्हाट नंबर ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, इसको याद रखना। कोई डाउट? So, coming to our first numerical, हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक। हम वर्क एनर्जी थ्योरम का पहला एप्लीकेशन ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम ये था कि वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स, वर्क डन बाय सेकेंड फोर्स, वर्क डन बाय थर्ड फोर्स इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, हमको लगाना है, हम लगाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे दिया, ये लेंथ l है, ये जो लेंथ है ये कितनी है? l है, ठीक है। और इस लेंथ की वैल्यू जो है, हम यहाँ इसको स्पीड दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ये लेंथ है 1.6 मीटर, अगर हम सही सोच रहे हैं तो, ठीक है। g की वैल्यू है 10। तो क्या होगा? तुम जब इसको यहाँ एक इनिशियल वेलोसिटी दे दोगे 10 मीटर पर सेकेंड, ये पेंडुलम बॉब है, ये यहाँ पे चलेगा। हम कह रहे हैं ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है, ये पूरा सर्किल में घूम जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी। हम क्या जानना चाहते हैं? फाइंड इट्स स्पीड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तुमने इसको यहां एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, तुमने इसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दिया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे घूमेगा, ये पूरी सर्किल में घूमेगा इस तरह से, ये ऐसे करके ये घूमेगा, ये पूरा सर्किल, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो ए पेंडुलम बॉब मूव्स इन ए वर्टिकल सर्किल, ठीक है ना। आपको ये बताना है व्हाट इज स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड इट्स स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। सुनाई दे रहा है ना? देख लेते हैं, हमको याद नहीं है, कल क्वेश्चन बनाया था क्लास में, अब आज लिखा हुआ नहीं कहीं, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे? हम कह रहे हैं, देखो हम पॉइंट 1 पकड़ते हैं और पॉइंट 2 पकड़ते हैं। मान लेते हैं स्पीड v है, लेट द स्पीड v,
लेट द स्पीड बी वी, मान लेते हैं यहाँ स्पीड वी है, जो पता करना है, ठीक है। हम लिख रहे हैं वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन, हाँ बोलो क्या हुआ था? और किसी का भी अटक रहा है क्या? हाँ ठीक है, कर ठीक कर लो। वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। हम कोई भी दो पॉइंट पकड़ के लगा सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे? इस पूरे प्रोसेस में जब ये यहां से यहां तक गया, इस पे कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा था, सो बताओ। जब ये यहां से यहां तक गया, इस पे कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा था? टेंशन। जो फोर्स है लिख दो, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय वेट। और कोई फोर्स नहीं है ना, दो ही फोर्स है, क्योंकि धागा है और मास है। mg नीचे हमेशा और टेंशन है, यही ना। वो तो होता है ना एक्सीलरेशन ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कहाँ होता है? वो सूडो फोर्स नहीं ले रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। इसी पे बैठ जाओगे पार्टिकल पे, तो स्पीड तो जीरो दिखेगा ना। तुम ग्राउंड से देख रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो। नॉन इनर्शियल बाद में बताएंगे कैसे किया जाता है, समझो। क्या चीज? आंसर 6 आएगा बिल्कुल। ये स्पीड तुमने दिया है 10, यहाँ स्पीड v पूछा गया है, ठीक है। हमको सबसे पहले ये जानना है इसमें जितने फोर्स ऐड कर रहे हैं, भूल जाओ किस टाइप का फोर्स है। जो अगर धागे से बंधा है तो टेंशन होगा, वेट तो होगा ही, ग्रेविटी का वेट तो होगा ही। अगर किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल होगा। अगर वो सरफेस रफ है जिसके साथ कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन भी होगा। अगर स्प्रिंग से बंधा है तो स्प्रिंग भी होगा, अगर स्प्रिंग से बंधा है तो स्प्रिंग भी होगा। इस टाइप से होगा। तो तुम यहाँ लिख सकते हो व्हाट बाय टेंशन व्हाट बाय mg। यहाँ पे दो ही फोर्स है, यहाँ दो ही फोर्स है, देख लो। एक धागे का टेंशन है, एक धागे का टेंशन और एक इसका वेट है, दो ही फोर्स ऐड कर रहे हैं। इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है, एग्रीड। अब इसको भरना है। व्हाट बाय टेंशन 0, सही है। इस पूरे प्रोसेस में व्हाट बाय टेंशन 0 होगा, सही है, 0। व्हाट बाय ग्रेविटी, यहां से यहां गए हो, 1 से 2 पे गए हो, ये L नीचे था, सेंटर से ये पॉइंट L नीचे था और ये L ऊपर है। यहां से यहां तक गए हो, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर से L डिस्टेंस नीचे था और ये पॉइंट 2L डिस्टेंस ऊपर है। तो 1 से 2 तक जाने में ये 2L ऊपर चला गया। 1 से जब 2 तक गया तो इसने कितना हाइट गेन किया? 2L। तो ये हो जाएगा माइनस mg12 होगा। माइनस क्यों लिया? माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर गया, नीचे जाता तो प्लस लेते, और यहां से यहां लाते तो प्लस लेते। यहां से यहां ले गए, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया है और वर्टिकल हाइट ये L और ये इज इक्वल टू के फाइनल हाफ mv स्क्वायर, के इनिशियल हाफ इंटू m इंटू 10 स्क्वायर, सही है। के फाइनल हाफ mv स्क्वायर और के इनिशियल हाफ m इंटू 10 स्क्वायर। m और m कट गया, यहां से आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4gl होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस 4gl, 100 माइनस 4 इंटू 10 इंटू जी दिया हुआ है 10, L कितना है 1.6 मीटर, कितना होगा बताओ? 64।
ठीक है ना। 100 माइनस 64 36, वेलोसिटी कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। एग्रीड? एग्रीड? किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? पक्का? चलो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जिसके बाद आएगा, अभी तो सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि अच्छा इसमें एक चीज और समझ लो। कभी ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम तो एक पूरा केस ही लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम कैसे डील करते हैं, तो कभी अगर इसमें ऐसा हो, दोनों केस में, चाहे वो धागे का केस हो और चाहे वो किसी हॉलो सिलेंडर का केस हो, ये धागा है, ये धागा है, थ्रेड है, ठीक है ना, यहां टेंशन लगता है, ये धागा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये O है, ये 0.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यही चीज यहां भी होता है। ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम बॉब है, समझ रहे हो ना, ये एक पेंडुलम बॉब है, जबकि ये जो है एक हॉलो सिलेंडर है, इनर सरफेस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, इनर सरफेस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर है। यहां कोई पार्टिकल चल रहा है इस तरह से, ठीक है ना। यहां हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, इसकी लेंथ है r, इसकी लेंथ जो है या रेडियस है वो l है, और इसकी रेडियस r है, ठीक है ना, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और ये पार्टिकल चलो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, समझ लो ना। इसका भी नाम दे दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रेडियस है r, ठीक है ना, रेडियस है r। तो समझो, अगर कभी क्वेश्चन बनाना होगा, हम यहाँ स्पीड यहाँ देके यहाँ पूछे थे, हम क्या किए थे क्वेश्चन में, 1 पे स्पीड दे दिए थे और 5 पे पूछे थे, 1 पे दे के 5 पे, हम तुमको 2 पे दे के 3 पे पूछ सकते हैं, हम तुमको 4 पे दे के 2 पे करेंगे, पूछ देंगे, तो क्या करेंगे, ये एंगल है मान लो थीटा और ये एंगल है फाई, तो ऐसे केस में तुम समझो, ये जो फिक्स पॉइंट है ओ, ये जो फिक्स पॉइंट है ओ, इससे तुम हाइट देख लो, अगर हम इस फिक्स पॉइंट को सेंटर मान लें और अपवर्ड को हम क्या मान लें, वाई डायरेक्शन मान लें, और हम अपवर्ड को क्या मान लें, प्लस वाई डायरेक्शन मान लें, और डाउनवर्ड को क्या मान लें, माइनस वाई डायरेक्शन मान लें, ठीक है, समझ रहे हो ना। हम अपवर्ड को प्लस वाई और डाउनवर्ड को माइनस वाई डायरेक्शन मान लें, अपवर्ड को प्लस वाई और डाउनवर्ड को माइनस वाई। तो ये बताओ इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बताओ, क्या इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्या इस पॉइंट से, क्या इस लाइन को अगर हम ये मान लें, क्या इस लाइन से इसकी हाइट, इस पॉइंट की हाइट 0 है, बिल्कुल है। इस पॉइंट की हाइट r है, प्लस r है, इस पॉइंट की हाइट माइनस r है, ये पॉइंट इसके r ऊपर है और ये पॉइंट इसके r नीचे है। इस पॉइंट की हाइट क्या r cos फाई है, इस पॉइंट की हाइट y कोऑर्डिनेट क्या r cos फाई है, क्या इस पॉइंट की डेप्थ माइनस r cos थीटा है, ठीक है, ठीक है, यस सर।
तो अगर कोई पार्टिकल 1 से लेकर के 5 तक जाएगा, अगर कोई पार्टिकल 1 से लेके 5 तक जाएगा, वो कितना वर्टिकल हाइट गेन करेगा? -r से +r, 2r। कोई पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट जाएगा तो कितना हाइट गेन करेगा? 2r। कोई पार्टिकल 1 से लेके 3 तक जाएगा, कितना हाइट गेन करेगा? 1 से लेके 3 तक r। कोई पार्टिकल 1 से लेके 2 तक जाएगा, कितना हाइट करेगा गेन? इस पॉइंट का डेप्थ है r, इस पॉइंट का 1 पॉइंट का डेप्थ o से नीचे है r, और 2 पॉइंट का डेप्थ है r cos थीटा। समझो, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो है r, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? r cos थीटा। तो बताओ यहां से यहां तक का हाइट में कितना का अंतर आएगा? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या r माइनस r cos थीटा। ये पूछेंगे, अभी क्वेश्चन पे आएगा, सब कुछ का एप्लीकेशन आएगा। हम तुमसे या तो स्पीड देके एंगल पूछेंगे, या तो स्पीड देके एंगल पूछेंगे, या एंगल देके स्पीड पूछेंगे। ठीक है, फिर हम पूछेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, टेंशन कितना होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली तुम यहां से अगर कोई चीज 2 से 4 जा रहा है, तो पहले ये कितना नीचे था? पहले ये कितना नीचे था? ये नीचे था r cos थीटा, और अब कितना ऊपर है? r cos फाई। पहले जब ये 2 पर था तो o से कितना नीचे था? r cos थीटा, ये था r cos थीटा, और अब कितना ऊपर है? r cos फाई। तो कितना हाइट गेन कर जाएगा? r cos थीटा प्लस r cos फाई। ठीक, यही हम नॉर्मल के केस में भी करते हैं। यही हम, अगर एक इनर सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सिर्फ टेंशन के बदले क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। सिर्फ सेंटर की तरफ टेंशन ना लग के क्या लगता है? नॉर्मल लगता है। बाकी वही चीज होता है। ठीक है, अब समझो, तो हम मान ले क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं, हम ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं, ये हमारे पास पेंडुलम बॉब है। क्या है? पेंडुलम बॉब है। ठीक, हमने क्या किया, यहां 60 डिग्री पे एक धागे में एक पार्टिकल बंधा हुआ है। ये एक थ्रेड है जिसकी लेंथ L, और L दी हुई है, और L दी हुई है सपोज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और G दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पेंडुलम बॉब को मैंने यहां से छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या किया? रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो क्या होगा? और हम इस पेंडुलम बॉब को छोड़ देंगे, और इस पेंडुलम बॉब को अगर यहाँ पे अगर हम छोड़ देंगे तो होगा क्या? ये पेंडुलम बॉब जो है, ये पेंडुलम बॉब जो है, ये यहाँ से आएगा ऐसे स्विंग करता हुआ, स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ स्पीड हो जाएगा मैक्सिमम। यहाँ से इस पे फोर्स लगेगा, नीचे आएगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, यहाँ स्पीड रहेगा मैक्सिमम। ये बहुत स्पीड से इसको क्रॉस करेगा, फिर उस साइड जाके इसका स्पीड घटते घटते 0 हो जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक, हमको ये बताना है कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को पार कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज क्रॉसिंग इट्स बॉटम मोस्ट पॉइंट। जब ने बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, हमको ये बताना है। जब ने बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। लेट द स्पीड बी v, लेट द स्पीड बी v। मान लेते हैं स्पीड v है, लेट अस सॉल्व इट। तो क्या करेंगे? अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम 1 to 2, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम 1 to 2, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम 1 to 2। ठीक, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल।
के इनिशियल पॉइंट 1 पे 0 था। क्यों 0 था? तुमने इसको रेस्ट पे से रिलीज किया था। क्यों 0 था? तुमने इसको रेस्ट पे से रिलीज किया। के इनिशियल 0 था, के फाइनल हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज अननोन, हमको निकालना है। वर्क डन बाय टेंशन 0, वर्क डन बाय टेंशन 0। अभी हम और 6-7 केस लेंगे जिसमें वर्क डन तुम डायरेक्ट डाल सकते हो। वर्क डन बाय mg। अब ये बताओ वर्क डन बाय क्या चीज? 3 मीटर पर सेकंड है क्या? हाँ 3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। इसको न्यूटन लॉ से नहीं बना पाओगे, कोशिश करते हैं बनाने की। इसके बाद 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट करोगे तब जाके स्पीड आएगा। न्यूटन लॉ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे व्हाट एवर टेंशन 0 जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर था वेलोसिटी के। mg का वर्क डन, ये हाइट, अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, समझो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, उनके बीच में जो वर्टिकल हाइट है वो अगर h है तो ये ऊपर से नीचे आया है, 1 से 2 आया है, तो 1 से 2 आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस होगा, तो इसको क्या लिख देंगे? प्लस mgh। क्या लिख देंगे? प्लस mgh। लेकिन h कितना होगा? h कितना होगा? तो ये हो जाएगा L, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? L। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? L cos 60 डिग्री। यह L cos 60 डिग्री, समझो। इसकी डेप्थ इस पॉइंट से है L cos 60 डिग्री, वर्टिकल डेप्थ इस पॉइंट की L cos, और इसकी कितनी है? L। तो कितना हो जाएगा? H हो जाएगा L माइनस L cos 60 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू L/2। यहां डाल दो h की जगह क्या? L/2 डाल दोगे, m से m कट गया, v हो जाएगा √gl, g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 0.9, एंड दैट बिकम्स 9, सो 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 मीटर पर सेकंड से अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट से स्विंग करेगा, ये 3 मीटर पर सेकंड से अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट को स्विंग करेगा। हम तुमसे ये भी पूछ सकते थे कि जब ये 60 डिग्री से कहां तक पहुंचा? 0 डिग्री तक। शुरू में क्या बना रहा था वर्टिकल के साथ? जब इसको तुमने रिलीज किया था 60 डिग्री, ये करते करते कितना हो गया? 0 डिग्री। तो कभी तो ये 37 डिग्री हुआ होगा, कभी तो ये 37 हुआ होगा, कभी तो 53 हुआ होगा, कभी तो 45 हुआ होगा। हम तुझसे पूछ सकते हैं कि जिस समय एंगल 37 डिग्री था तब स्पीड कितना था? जिस समय एंगल 60 से 0 हुआ तो 37 तो क्रॉस किया होगा। हम ये जानना चाहते हैं जिस समय एंगल 37 था तब स्पीड कितना था, या ये पूछ सकते हैं बिकॉज स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक गया है? 3 मीटर पर सेकेंड तक। हम तो ये पूछ सकते हैं जिसमें स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था तो एंगल कितना बना रहा था? जिसमें स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था तो एंगल कितना बना रहा था? यानी हम ये जो है cos थीटा, L माइनस L cos थीटा, यहां क्या लिख देंगे? L माइनस L cos थीटा, वेयर थीटा इज सम। हम इसको देखेंगे, हम इसको कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बेसिक बात है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने ये पढ़ा था, दो चीजें हैं। मान लो एक चीज तो ये है, ये कर्व सरफेस है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कर्व सरफेस है, ये एक आर्बिट्रेरी कर्व सरफेस है, किसी भी शेप साइज का कोई मतलब नहीं है, ये कोई भी रैंडम शेप का एक कर्व सरफेस है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, आर्बिट्रेरी शेप। ये हाइट है h, हमने यहां से ब्लॉक को छोड़ दिया रेस्ट पे, और ये ब्लॉक ऐसे ऐसे फिसलते फिसलते जैसे तैसे यहां तक पहुंच गया। बताना जब यहां पहुंचेगा इसकी स्पीड कितनी होगी, बताना जब यहां पहुंचेगा इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये किस स्पीड से पहुंचेगा। तो क्या करेंगे,
लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एमजी, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा था, एक तो नॉर्मल लग रहा था परपेंडिकुलर और एक हमेशा इसका वेट लग रहा था। वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा, वर्क डन बाय एमजी क्या होगा प्लस एमजीएच, कोई मतलब नहीं है। तुम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तुम इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ठीक है, और फिर इसका ले लो mg के साथ डॉट प्रोडक्ट, mg के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये mg दिस डिस्टेंस cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा mgh। mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तो कितना है, h ही है, प्लस mgh इज इक्वल टू के फाइनल, जो नहीं पता है, कोई एक चीज नहीं पता होगा, के इनिशियल था 0, ये और ये कट गया, v हो जाएगा √2gh। ठीक है, कोई मतलब नहीं है किस टाइप का शेप है।